मेरा दिल पूरे जोरों से धड़क रहा था। मुझे संजय से बहुत डर लग रहा था। जितना भी मैं उस व्यक्ति की नजरों से बचने की कोशिश करता, वह उसी जगह पहुंच जाता जहां मैं था। बेशक शहर में और भी लोग रहते थे, पर जब वह जागीरदार थे और जागीरदारों के ऐसे शौक होते थे जो वह घर के नौकरों से पूरे करते थे। जब मैं अपनी माँ के साथ उस घर में काम करने जा रही थी, तो मैंने महसूस किया कि मालकिन का छोटा बेटा संजय मेरी तरफ देखता रहता है। जब भी मेरी माँ मुझसे संजय का कमरा साफ करने के लिए कहती थी, तो मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि वो घर पर ही रहता था और इसीलिए मुझे उसके कमरे में जाने में डर लगता था। इसकी वजह यह थी कि जब मुझे पहली बार उसका कमरा साफ करना था, उस समय वो कमरे में एलसीडी पर गंदी फिल्म देख रहा था। कमरे में जाते ही मेरी नज़र टीवी पर पड़ी, तो मैंने तुरंत नजरें झुका ली और कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि मेरी मौजूदगी की वजह से वो टीवी देखना बंद कर देगा या चैनल बदल देगा, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि अंदर आते ही उसने आवाज़ थोड़ी और बढ़ा दी थी। मेरी उम्र कुल 17 साल थी और संजय भी 20 साल का होगा। वह कॉलेज में पढ़ता था और अपना बाकी समय घर पर ही बिताता था, मेरे घर के बिगड़ैल लड़कों की तरह। मैंने कमरे का दरवाज़ा पूरा खोला और झाड़ू लगाने लगा, लेकिन वह मुझ पर बहुत जोर से चिल्लाया और बोला, क्या तुम अंधे हो? ऐसे कर रहे हो और कमरे का दरवाज़ा खोल रखा है, इसे बंद करो और काम करो। मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए मैं तुरंत कमरे से बाहर आई और माँ के पास आई। मुझे ऐसे देखकर माँ मुझसे कारण पूछने लगी। मैंने कहा कि मुझे संजय से डर लगता है, उसके कमरे में काम नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझसे कहा कि तुम छोटे साहब के बर्तन साफ करो, मैं अगले कुछ दिनों में उनका कमरा साफ कर दूंगी। मैं सफाई करती रही और एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब वो किचन में आया और मेरी तरफ देखकर बोला, एक गिलास और 2 धो लो। उसका लहजा वही था और घमंड से भरा हुआ था। मैंने गिलास उसे दिया और उसकी तरफ बढ़ाया। उसने गिलास लेकर कहा। उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम मेरा कमरा साफ करने क्यों नहीं आती? वो मेरे थोड़ा करीब आया और हल्के लहजे में पूछने लगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ दो वरना शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो मना किया और फिर मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, अगर कल तुम मेरा कमरा साफ करने नहीं आई तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इतना कहकर वो किचन से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता उस लड़के को मुझसे क्या दिक्कत थी क्योंकि वो अगले दिन के पीछे था। मैं उसके कमरे में भी नहीं गई। मुझे नहीं पता था कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ेगा। मैं बर्तन धो रहा था। मैंने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना। मैं रसोई से बाहर भागा। मेरी माँ सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी। शायद वह सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं गिर गया था और लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। मेरी मालकिन भी वहां पहुंच गई। उसने ड्राइवर को बुलाया और मुझे अस्पताल ले गई। मैं रो रहा था। मेरी माँ का पैर टूट गया था। वो चलने को मजबूर हो गई और मैं घर पर बैठ गया। वो 2 दिन काम पर नहीं गई। फिर तीसरे दिन अम्मा मुझसे कहने लगी कि मालकिन पर हमारा बहुत सारा कर्ज है, इसलिए तुम्हें काम पर जाना चाहिए। माँ भी सही कह रही थी। उसने अपनी मुट्ठी में 3,000 रुपए के नोट रख कर दिए थे ताकि कोई मुश्किल आए तो मैं तीसरे दिन काम पर चला गया। मालकिन ने मुझे कहा था कि काम के बाद घर जाने से पहले अपने साथ पका हुआ खाना ले जाना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने सिर हिलाया और झाड़ू लगाने चली गई। जब मैं संजय के कमरे में गई तो कमरा खाली था। मैंने सोचा कि उसके आने से पहले साफ कर लूंगी, इसलिए मैंने झाड़ू एक तरफ रख दी और उसकी चादर ठीक करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने तकिया उठाया तो मुझे तकिए के नीचे कुछ दिखाई दिया।
जब वह आया तो मैं पूरी तरह से डर गया था। इससे पहले कि मैं तकिया वापस रख पाता, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। मैं उस समय कांप रहा था और संजय की छाती से लिपट गया। मैंने खुद को संभाला और पीछे हट गया। वह मेरे पास से चला गया था और बोला था कि तुम्हें मुझ पर जासूसी करने का बहुत शौक है। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने कहा कि वह सिर्फ चादर ठीक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, और उसने मेरा मुंह चूम लिया। पर उसने मेरे ऊपर हाथ रखकर मुझे बोलने से रोक दिया और कहा कि अगर तूने जो देखा वो माँ को बताया तो याद रखना, बहुत पछताना पड़ेगा। वो मेरे बहुत करीब आकर मुझे धमका रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा कुछ नहीं पता, कुछ देर बाद बताऊंगा, और वो मेरे पास से पीछे हटते हुए बोले, बहुत अच्छा, बस तुम ऐसे ही मेरी हर बात मानती रहो तो तुम खुश रहोगी। अब अपना काम करो। ये कहकर वो अपने चूतड़ के बल झुक गए और मैं जैसे उनके कमरे की सफाई करती थी वैसे ही झाड़ू लगाने लगी। मैंने झाड़ू लगाई और वापस जाने लगी, तभी वो बोले, सुनो लड़की। उनकी आवाज से मेरे कदम वहीं रुक गए थे। ऐसा करो, मेरे जूते उतार दो। मैं हैरान थी, ये उनकी गुलाम नहीं जो मुझसे जूते उतरवा रही थी। मैं वहीं खड़ी रही, वो पलट गई। उसने मुझे उसी गर्व और अहंकारी अंदाज में देखा। वह कहने लगा कि वह मेरी बात नहीं सुन पा रहा है, इसलिए मैंने कहा, मेरे जूते उतारो। उसका व्यवहार बहुत अहंकारी था। मैं उस व्यक्ति के चेहरे को छूना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसके पास गया और उसके जूते उतारने लगा। यह अहंकारी लड़कों की आदत होती है। ऐसा होता है कि किसी को परेशानी में देखना या किसी को बेपसी में देखना उन्हें सुकून देता है। मैंने अपने जूते उतार कर एक तरफ रख दिए। उसने कहा, सुनो, इधर आओ और वो सिगरेट मेरे पास ले आओ। वो बिस्तर और तकियों पर झुककर ये कह रहा था। उसके नीचे मैंने शराब की एक छोटी बोतल और नशीली शराब का एक रहस्य देखा। बेशक मालकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो ऐसी बातों से वाकिफ नहीं थी, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देती। मैंने तकिया पीछे खिसकाया और सिगरेट की नोक जय की तरफ कर दी। उसने सिगरेट की नोक बढ़ा दी और कहने लगा, सिगरेट निकालो और मेरे मुंह में डालो और लाइटर से जलाओ। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं यह नहीं कर सकती, यह मेरा काम नहीं है, और वह मुझ पर हंसने लगा। कहा, मुझे मना करना पड़ेगा। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। वह खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, याद है उस दिन भी तुमने मुझे मना कर दिया था और मेरा कमरा साफ नहीं किया था। बदले में मैंने तुम्हारी माँ का कमरा साफ किया था। मेरी बात सुनकर मैं परेशान हो गया कि मैं किस तरह की इच्छा के प्रति जागरूक हो रहा था। वह कहने लगा कि मैंने ही सीढ़ियों पर पानी डाला था और तुम्हारी माँ सीढ़ियों से इतनी बुरी तरह फिसली कि वह सीधे अस्पताल चली गई। अब देखो, तुम मेरे कमरे में आ गए और मुझे ढूंढ लिया। मुझे उसके बुरे व्यवहार पर तरस आया और मैंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी माँ को अपाहिज बना दिया। मेरी बात पर वह मुस्कुराया और बोला कि अगर नीलम संजय को कोई ठुकराएगा तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ। अब यह सिगरेट मेरे मुंह में डालो और लाइटर जलाओ। उसने फिर कहा कि गरीब होना शायद बहुत बड़ी परीक्षा है और अमीर लोग भी गरीबों की थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी करके उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस बार मेरा मना करना मुझे बहुत तकलीफ देगा। इससे मैं बहुत परेशानी में पड़ गया, लेकिन मैं वहां से चला गया। घर आकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। लगा कि शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। संजय मुझे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन बदले में वही करेगा। अगली सुबह मैं काम पर गया तो डर लग रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक था। ऐसा लग रहा था कि रोज की तरह ही आज भी है, पर मुझे चैन नहीं मिल रहा था।
बस थोड़ा सा काम बाकी था तभी मालकिन संजय से कह रही थी कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ और कल सुबह ही लौट आऊंगी, वो भी उनके साथ चले। पर वो मना कर रहा था। जब मुझे पता चला कि मालकिन जा रही है तो मैंने तुरंत अपना काम निपटाया ताकि उनके जाने से पहले बंगला छोड़ सकूं। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मैं भी मालकिन के साथ बाहर जाने लगा था, इसीलिए संजय ने अपनी माँ से कहा कि मैं नौकर का बनाया खाना नहीं खाऊंगा। इस लड़की से कहो कि मेरे लिए खाना बनाए। यह सुनकर मेरा दिल भी धड़कना बंद हो गया और मालकिन कहने लगी, नीलम तुम संजय सर के लिए खाना बनाओ। मालकिन खाना बना सकती थी, पर तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे कहा कि खुद ही बाहर से मंगवा लो, पर वो नहीं मानी। मालकिन मुझसे कहने लगी कि मैंने अपने बेटे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकरानी रख ली है और अब अगर उसे तुम्हारे हाथ का बना खाना ही खाना है तो तुम ही बनाओ। क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना खर्च बर्दाश्त कर रही हूँ? खाना बनाने में कितना समय लगता है? और वो मुझ पर किए गए अपने एहसान को दिखाकर चली गई। मुझे खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। संजय पर भरोसा नहीं था, कल ही तो उसने मुझे धमकाया था। मैं जल्दी से किचन की तरफ मुड़ी और किचन में खाना बनाने वाली से पूछने लगी कि संजय क्या खाएगा। किचन में काम करने वाली महिला कुछ बता पाती उससे पहले ही संजय किचन में आ गया। मैं आई और उसने कहा कि तुम्हारी छुट्टी है, घर जाओ। यह सुनकर मैं उछल पड़ी। किचन में काम कर रही महिला किचन से बाहर आई और संजय ने कहा, मुझे खाना है, कुक से पूछो क्यों? तुम पूछ रहे हो कि मुझे बिरयानी खानी है। मैंने कहा शमी कबाब और कस्टर्ड मिठाई के लिए, और यह बहुत अच्छा खाना था। वह बाहर चला गया। मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ बना रही थी, लेकिन मुझे यह सब बनाने में 2 घंटे लग गए, लेकिन यह बहुत अच्छा था। देर हो चुकी थी और अब अंधेरा भी होने लगा था। मुझे अकेले ही घर जाना था। मैंने सब कुछ तैयार करके ड्राइंग टेबल पर सजा दिया, अपनी चादर ली और बाहर जाने लगी। घर पर हर समय कुछ नौकर मौजूद रहते थे और बंगले में भी रहते थे। हम क्वार्टर में ही थे, लेकिन उस समय मुझे संजय के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। संजय के पिता और बड़े भाई ज्यादातर देश से बाहर रहते थे। कभी कभी वे पाकिस्तान भी चले जाते थे। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई जब मैंने देखा कि कोई नौकर नहीं है। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए लाउंज के बाहर के दरवाजे पर पहुंचा। उस समय संजय डाइनिंग टेबल पर बैठा था और जैसे ही मैंने लाउंज का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद चाबी से बंद था और मैं संजय था। जब उसकी तरफ देखा तो वो अपनी प्लेट में बड़े मज़े से बिरयानी खा रहा था। मैं समझ गया कि ये सब संजय ने ही किया है। इस बंगले के अंदर सिर्फ संजय और मैं ही थे। कुंडी के अलावा कोई और दरवाज़ा नहीं था। मैं इतनी बेबस हो गई थी कि मैं रोने लगी और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे देखकर संजय कहने लगा कि मैंने सभी नौकरों को रात के लिए छुट्टी दे दी है, कृपया मुझे सदस्यता दे दो, आप चाहे जितना चिल्लाओ। उसने बिरयानी के साथ यह कहा। शाम को उसने कबाब भी खाना शुरू कर दिया था। मैं उसके पास आई और बोली, कृपया यह दरवाज़ा खोलो, मेरी माँ बहुत परेशान है, मुझे घर जाना है। लेकिन उसके सीने में दिल नहीं था और उसने मुझसे कहा कि उसने कहा था नहीं, मुझे मना मत करना। अब तुमने परिणाम देख लिया है। मेरी जान जोखिम में थी। मैंने कहा कि भविष्य में तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। मेरे माता पिता मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे, शायद मेरी मजबूरी की इंतहा यही है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, देखो नीलम, बात यह है कि अगर कोई मेरी बात से इनकार करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और बदला लिए बिना नहीं छोड़ता, लेकिन तुम मुझसे विनती कर रही हो और माफी मांग रही हो। ठीक हो तो, उसने तड़पते हुए कहा। ये मेरी जान में फिर से जान आ गई।
मैंने हाथ साफ किए और कहा कि चाबी भी दे दूंगा। सुनकर उसने कहा कि चाबी भी दे दूंगा, इतनी जल्दी क्यों है? पहले यहां से बर्तन उठाओ। सारे नौकर चले गए हैं, अब ये काम तुम्हें ही करना है। मैं बहस नहीं करना चाहती थी। मैंने घड़ी देखी, 8:30 बज रहे थे और मैं रोने लगी। सारा सामान उठाकर पैक किया, बर्तन धोए और जब मैं किचन से बाहर आई, बाहर जाकर देखा तो संजय वहां नहीं था। उसके कमरे की लाइट जल रही थी और मैं उस समय उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, पर मुझे चाबी लेनी पड़ी और उसके कमरे के बाहर खड़े घमंडी आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि दरवाजा खुला है, आओ। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला, वो बिस्तर पर टेक लगाकर बैठा था। मैं दरवाजे पर खड़ी रही और बोली, चाबी दे दो ताला लगाने के लिए, 10 बजने वाले हैं, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैंने तुम्हें कब रोका है, जाओ बस एक बियर पी लो। मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे और मैंने सिगरेट उसके मुंह में रखकर जला दी। सिगरेट का एक घूंट पीने के बाद उसने धुआं मेरे मुंह पर उड़ाया और बोला, अब मेरे फ्रिज से शराब निकाल कर मेरे पास ले आओ। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम खड़ी रही और बोली, नीलम 10 बज गए हैं, अगर तुम इतनी देर तक रुकोगी तो लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे। मुझे रोने में भी संकोच हो रहा था। शायद उस आदमी के सीने में दिल नहीं था। मैं उसके कमरे में रुकी और फ्रिज में झांकने लगी। मैंने बोतल निकाली और उसके पास रखी और गिलास में डाल दी। उस समय उसने मुझे बाहों में पकड़ा और अपनी ओर खींचकर मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी चीखें उस कमरे में गूंजती रहीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। रात को 3 बजे वो मुझे लॉज में ले गया और चाबियां दी और मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद उसने मुझसे कहा कि अभी रात की स्याही बाकी है, जल्दी से अपने घर जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और उसकी बातें सुनकर मेरा दिल उस आदमी के लिए तड़प उठा, लेकिन वो आदमी मेरे बस में नहीं था। मैंने कहा, भगवान न करे कि तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओ, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। रोते हुए कहा, तुम्हारा हाल पूछने वाला कोई न हो। यह कहते हुए मैंने चाबी ली और बाहर निकल गया। लेकिन मैं अपने घर नहीं गया, बल्कि मेरा रुख सड़क की तरफ था। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था, क्योंकि अगला दिन मेरे लिए बदनामी लेकर आता। इससे तो अच्छा होगा कि मैं किसी कार की टक्कर से मर जाऊं। मेरे माता पिता भी यही सोचेंगे कि मैं किसी दुर्घटना के कारण मर गया हूं। मेरे सामने से एक कार तेज गति से आ रही थी। उस समय सड़कें सुनसान थी, इस कारण कार की गति बहुत तेज थी। जब वह करीब आने लगी तो मैं उस कार के सामने खड़ा हो गया और मैंने अपनी आंखें बहुत जोर से बंद कर ली और कार ने मुझे टक्कर मार दी। फिर मेरा सिर किसी चीज से बहुत जोर से टकराया और मैं बेहोश हो गया। लेकिन जैसे जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है, वैसे ही मृत्यु भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब शायद मैं अस्पताल के कमरे में मौजूद था। मुझे अपने बचने का अफसोस हो रहा था। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके पास एक छोटा लड़का भी बैठा था। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने पकड़ा तो पाया कि मेरे सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। महिला कहने लगी, आमिर, उसको होश आ गया है, जाओ डॉक्टर को बुलाओ और ले आओ। कुछ देर बाद नर्स और डॉक्टर भी मेरे कमरे में आ गए और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे, पर मैं क्या हूँ। उसने मुझे मेरा भूतकाल बताया। तभी मैंने कहा कि कुछ याद नहीं है। मैंने कहा, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने बिल्कुल याददाश्त खो देने का नाटक किया और वो महिला मुझे अपने घर ले गई और अपने बेटे के साथ एक छोटे से 3 कमरों के फ्लैट में रखा और मुझे उसकी कार ने टक्कर मार दी। वो बहुत अच्छी महिला थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी।
जब मैं चलने लायक हो गया तो घर के सारे काम खुद ही संभाल लिए। वह जिम्मेदारियां संभाल रही थी और उसका बेटा डॉक्टर था। उसने उसी फ्लैट के एक कमरे में अपना क्लिनिक बनवाया था। मैंने सुना था कि उसके हाथ में बहुत सारी दवाइयां होती थीं। उसने मुझसे कई बार कहा कि मुझे अपनी